सबको अपने साथ लेके आता है और यहाँ तक कि उसके शरीर से निकलने वाला जो वेस्टेज है, जिसमें स्टूल भी हैं, बाल भी हैं, वो अगर निकल रहे हैं तो वो सबके सब वापस जाएंगे रूस। पूरी तरह से उस कमरे को रूस बना दिया जाता है, रूस का, पुतिन का बेडरूम बना दिया जाता है और उसकी चादर, उसका सब कुछ वापस जाता है। कहा जाता है कि किसी को पता भी नहीं चले कि पुतिन का डीएनए क्या है, क्योंकि डीएनए तो बालू से भी पता चल जाता है, तो पता भी नहीं चल पाए कि पुतिन का आखिर डीएनए क्या है। क्या वाकई इतनी सख्त और टाइट सिक्योरिटी है? देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताया कि किस तरह से सिक्योरिटी के एलोबोरेट अरेंजमेंट्स हैं और केवल रशिया के प्रेसिडेंट के नहीं, अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो उसके भी ऐसे ही अरेंजमेंट होते हैं। हो सकता है हम अटेंशन पे नहीं करें, कई बार हमारे मीडिया में भी आया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट आए, भारत का पानी भी नहीं पिया, पानी भी वो वहाँ अमेरिका से लेके आए, ये बातें मीडिया में आई हैं। तो जब सुपर पावर का कोई भी प्रेसिडेंट आता है तो उसको खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि उसका जो काउंटर सुपर पावर है, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या दूसरे अलग वो ऑपरेशन भी करते हैं, क्योंकि छोटे देशों में सत्ता परिवर्तन तो आसानी से वो कर लेते हैं कोई ऑपरेशन के थ्रू, लेकिन जब बराबर वाला हो तो उसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए खतरे का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा होता है। तो हर देश अपने प्रेसिडेंट के लिए, जो कि सुपर पावर मानते हैं, चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, रशिया का प्रेसिडेंट हो या चाइना का प्रेसिडेंट हो, इवन भारत के प्रधानमंत्री भी जाते हैं तो एलोबोरेट अरेंजमेंट होते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं तो कई जहाज साथ आते हैं, बहुत सा सामान साथ आता है और वो कई दिनों तक फिर सामान वापस जाता है, एक दिन में जाता भी नहीं है। तो ये तो हर प्रेसिडेंट के साथ होता है। जहां तक आपके सर्वे का सवाल है, देखिए इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट के सामने कितने लोग अवेयर हैं उसके बारे में कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस तरह का होता है या इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, तो किस रूप में अपना ये सर्वे है, रिप्रेजेंटेटिव है और सर्वे का सैंपल का साइज क्या था। तो ये तो सर्वे के बारे में तो एक सामान्य बात है, क्योंकि इसमें डीपर इन्वेस्टिगेशन हमने शायद नहीं किया और वो टाइम भी नहीं होता इतना। उस तरह का रिसर्च आपने तो कैजुअल सर्वे किया, भाई ये हिंदुस्तान के लोग हैं किस तरह से अवेयर हैं सिक्योरिटी के बारे में, तो वो ठीक है, इतना अवेयरनेस है लोगों में कि वो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट को थोड़ा बहुत समझते हैं। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत और रशिया के संबंध किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। उनका क्या मानना है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट, बिल्कुल आपने सही कहा, अगर वो संबंध आगे बढ़ेंगे तो उनके क्या मायने निकल कर आएंगे, वो मैं आपसे उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन इस बीच रूस के राष्ट्रपति जिस प्लेन से ट्रेवल करते हैं वो बहुत ही अत्याधुनिक और हाई सिक्योरिटी है। पुतिन के प्लेन को फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। इसे खासतौर पर कस्टमाइज किया गया है। प्लेन पर रूस के झंडे के रंगों का सफ़ेद, नीला और लाल पट्टियां बनी होती हैं और टेल पर रूस का झंडा भी बना हुआ है। पुतिन हमेशा बैकअप प्लान के साथ उड़ान भरते हैं। अगर उनका प्लेन किसी वजह से खराब हो जाता है तो वो साथ में किसी दूसरे देश के प्लेन से वापस नहीं लौटते, बल्कि अपने साथ आए बैकअप प्लेन से ही लौटते हैं। एक और अहम बात है कि उनके खराब प्लेन को किसी भी दूसरे देश की टेक्नीशियन ठीक नहीं करते हैं। पुतिन के प्लेन की खासियत क्या है वो भी आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं, इस पर जरा नजर डालिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आम लोगों को नहीं पता है। असल में पुतिन का जो स्पेशल प्लेन है वो यूलेशन IL-96-300 PU एयरक्राफ्ट से ट्रेवल करते हैं। PU का मतलब है रूसी भाषा में पकट उप्रावेलियाना, यानी कि कमांड पोस्ट। हवाई यात्राओं के दौरान प्लेन ही उनका दफ्तर होता है। प्लेन में कई मीटिंग्स रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, बेडरूम, बार, जिम की सुविधा होती है। एडवांस कम्युनिकेशन से लैस है। एयरक्राफ्ट एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स, मिसाइल हमले को नाकाम करने में सक्षम होता है। प्लेन के अंदर इमरजेंसी के लिए न्यूक्लियर कमांड बटन भी होता है। हवा से ही पुतिन अपनी सेना को परमाणु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। गोल्ड प्लेटेड है एयरक्राफ्ट का इंटीरियर। एक बार 262 लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं। 11,000 किलोमीटर का सफर एक बार में ये प्लेन तय कर सकता है। 43,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और हवा में ही ये इसकी रीफ्यूलिंग की सुविधा भी होती है कि अगर आपको और ज़्यादा समय तक हवा में रहना है
तो प्लेन का फ्यूल हवा में ही भरा जा सकता है। मेरे साथ मैं चर्चा करूंगा, जी द्विवेदी साहब मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, निश्चित तौर पर ऐसे कई राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनकी इस तरह की सुविधाएं होती हैं कि क्योंकि वो कभी किसी दूसरे देश पर यकीन नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। और रूस के साथ तो एक अजीब सी स्थिति है कि नाटो देश उसको इसके खिलाफ नज़र गड़ाए बैठे हैं। यूक्रेन की स्थिति है कि कभी भी हवा में कुछ खेल हो जाए, कुछ कहा नहीं सकता। और ये जो सुविधाएं हैं, ये जो तकनीकी है कि जब आप चलते हैं तो फिर 10,000 मीटर की ऊंचाई तक नो फ्लाइंग जोन बना दिया जाए, आपके आसपास फाइटर प्लेन चले, क्योंकि आप इतने देशों के आंखों की किरकिरी बने हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यह होना ही है। देखिए, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और इसमें मैं 2-3 बातें खुद अपने पर्सनल निजी एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। देखो, आजकल वीआईपी सिक्योरिटी है, ये बहुत ही एक हाई टेक हो गई है और खतरे बढ़े हैं, तो ऐसी सुरक्षा भी बढ़ी है, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। पर जहां जहां जिन देशों में तानाशाही है, जहां डिक्टेटर्स हैं, तो वहां जो है अंदरूनी खतरा भी बहुत है और बाहर का खतरा तो है ही। और मैं ऐसे दो देश हैं जिनमें मैं डिफेंस अटैची अपनी एम्बेसी में रह चुका हूं, और चाइना और नॉर्थ कोरिया। तो मैं रशिया के अंदर नहीं रहा हूं, पर मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं जी कि अगर शी जिनपिंग है या किम जोंग उन है, तो उनकी सुरक्षा बहुत ही कड़ी होती है, क्योंकि वह विपक्ष तो किसी हालात में उसको टॉलरेट ही नहीं किया जाता। और ये लंबे समय से हुकूमत में रहते हैं, यानी कि पॉलिटिकल हेड है। जैसे आपने बताया कि प्रेसिडेंट पुतिन 25 साल से है और शी जिनपिंग साहब वो लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट हैं। तो ऐसे अंदरूनी जो है उनकी विपक्ष या उनके विरुद्ध काफ़ी ऐसी फोर्सेस होती हैं और वहाँ उनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाता, तो इसलिए उनका अंदरूनी जो एक खतरा है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और वही हालत जो है रशिया में है या चाइना में या आप किसी और डिक्टेटोरियल देश में देख सकते हैं। दूसरी है बात का खतरा, ठीक बात है, क्योंकि जो जिस हालत में इस टाइम रशिया है, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध है, तो उनको डायरेक्ट उस पर खतरा है। और वहाँ पे उनका जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी काफ़ी विपक्ष है, चाहे वो नेटो देश है या दूसरे भी देश हैं। और आप ये भी देखिए कि एक समय में जब सोवियत यूनियन था, जब सोवियत यूनियन टूटा, तो 14 देश बने, तो उनके अंदर भी काफ़ी हद तक एक खतरे का माहौल बन सकता है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनकी सुरक्षा बहुत कड़ी है, कुछ जैसे मैंने बताया कि खतरा जैसे है वैसी ही सुरक्षा होती है। पर ये इस हद तक है कि उनके कपड़े तक जो है वो वापस लिए जाते हैं, उनका जो टॉयलेट का जो है सामान उधर से आता है, और जो एक्सक्रीट करते हैं वो भी लिए जाया जा सकता है ताकि उनका डीएनए ना पकड़ा जाए। ये तो बहुत ही एक एक्सट्रीम हालात में होते हैं। और साथ ही साथ हवा से आजकल बहुत खतरा है, क्योंकि ड्रोन वॉरफेयर, एरियल वॉरफेयर चल रहा है। तो ये वाजिब है कि जो सुरक्षा है उनके हवाई जहाज की, प्लेन की, बैकअप प्लेन है, SU-57 को कवर देते हैं, जो कि 5th जनरेशन फाइटर हैं। जैसे कि आप देखो, जब अलास्का में मीटिंग हुई उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो वहाँ भी उनको एयर कवर दिया गया, F-35 उड़ रहे थे। तो मैं संक्षिप्त में यही कहूँगा कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की सिक्योरिटी है, मेरे ख्याल हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी है। वो खुद भी एक KGB के बहुत उच्च सदस्य भी रह चुके हैं। तो इन हालात में अगर आप देखेंगे तो ये सुरक्षा जो है वो उनके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उस मुताबिक होती है। जहां जहां उनका खतरा होता है उसी मुताबिक सुरक्षा होती है। मनोज, बिल्कुल आपने सही कहा। किरोड़ी सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आजकल तो दो देशों के बीच जो स्थिति है, कई देशों के बीच स्थिति है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जहां तक सवाल न्यूक्लियर का है, तो हाल ही में रूस ने कुछ ऐसे इनोवेशन किए न्यूक्लियर को लेकर कि वो अब प्लेन या ड्रोन या जेट या फाइटर प्लेन न्यूक्लियर से चलेंगे। आप सोचिए कि कितना, और शायद इसलिए यही कारण है कि डिफेंस सेक्टर में रूस ने बड़ी उपलब्धि की। और भारत की जो ये डील है, अभी जो मुलाकात होने वाली है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, किरोड़ी सिंह जी का भी इशारा उसी ओर है कि दोनों देशों के बीच जो समझौते होने हैं, जो कोलैबोरेशन होने हैं, उसमें डिफेंस एक बड़ा सेक्टर है। किरोड़ी जी देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि पुतिन के यहाँ आने से पहले दोनों ही देशों में के अधिकारियों ने
बहुत अच्छी तरह होमवर्क किया है और होमवर्क करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत देखिए हमेशा से जब से यूएसएसआर था, भारत की सिक्योरिटी या डिफेंस को लेके सोवियत यूनियन और फिर रशिया पे डिपेंडेंस रही है। बीच में हमने शायद ये प्रयास किया, हमारी पॉलिसी शिफ्ट करने की कोशिश की, किसी एक देश पे डिपेंड होना ठीक नहीं है, तो हमने डाइवर्ट करने की कोशिश की। अमेरिका के साथ भी हम कुछ सीमा तक डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन हमें लगा कि अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है, अमेरिका उतना रिलायबल शायद नहीं हो सकता जितना रशिया है। हमने बीच में यूरोपियन कंट्रीज की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की अपने डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वापस हमें ऐसा लगा कि हमें रशिया पे ही डिपेंड होना चाहिए। रशिया ज्यादा डिपेंडेबल है भारत के लिए, क्योंकि जब अमेरिका ने दबाव डालना शुरू किया जिस तरीके से, और यूरोपियन देश भी थोड़े रिलक्टेंट रहने लगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में उतने आगे नहीं आए, जबकि रशिया भारत का जो मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है वो भी फुलफिल होता है जब जॉइंट वेंचर यहाँ होता है भारत में। ऑलरेडी देखिए AK-203 और ब्रह्मोस मिसाइल उनके साथ हो रही हैं, और फिर रशिया जॉइंट वेंचर के रूप में इंडिया में मैन्युफैक्चर करने को लिए तैयार है। तो भारत का जो मिशन है, भारत का उद्देश्य है, वो भी फुलफिल हो रहा है और भारत की सुरक्षा रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि डिफेंस को लेके ही बातचीत होगी, मुझे लगता है बहुत से इश्यूज पे बात होगी। द्विपक्षीय में देखिए भारत और रशिया के बीच में ये 23वीं द्विपक्षीय शिखर बैठक है, तो लंबे समय से बातचीत होती रही है, तो इसमें व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए। और भारत का आजकल जिस तरह का फोकस है, द्विपक्षीय फ्री ट्रेड की तरफ भारत का काफी फोकस है अलग अलग देशों से, तो भारत शायद ये प्रयास करेगा कि रशिया के साथ क्या फ्री ट्रेड हो सकता है और वो फ्री ट्रेड किस रूप में हो सकता है। दूसरा यह है कि भारत और रशिया और चीन का एक ट्राइलेटरल मैकेनिज्म है। रशिया बार बार ये कह चुका है कि जो रिग का मैकेनिज्म है रशिया, इंडिया, चाइना, उसको रिवाइव किया जाए, लेकिन भारत ने अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं अपनाया है। वो शायद चाइना को लेके, चाइना अभी हमारे लिए उतना विश्वसनीय नहीं है, और अगर रिग मैकेनिज्म होता है तो रशिया चाइना हो सकता है एक तरफ जाएं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि रशिया के प्रेसिडेंट ये प्रयास करेंगे कि रिग की मैकेनिज्म को फिर से रिवाइव किया जाए, और वो रशिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज को, विशेष रूप से अमेरिका को, यूरोप को ये मैसेज दें कि देखिए चीन और भारत और रशिया जैसे बड़े देश हम एक साथ हैं। तो रशिया का तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, लेकिन भारत उसमें कितना सकारात्मक रुख अपनाएगा बिल्कुल ये कह नहीं सकते। इसके अलावा मल्टीलेटरल इश्यूज हैं, ग्लोबल सिचुएशन है, जो फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड अभी सामने आ रहा है, उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए, एक पीसफुल और सस्टेनेबल दुनिया कैसे बने, उसके बारे में भी बातचीत होगी। एनवायरनमेंट को लेके भी बातचीत होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण है कि भारत ने पिछले कुछ महीने से रशिया से तेल लेना कुछ कम किया है, इसके साथ साथ अमेरिका से गैस और तेल लेना शुरू भी किया है। तो इसको लेके दोनों देशों में किस तरह की समझ विकसित होती है, रशिया शायद ये भी देखना होगा। जो आपने जो अंतिम मुद्दा उठाया, क्योंकि ट्रम्प लगातार कह रहे थे कि साहब वो तेल लेना कम कर दिया है भारत ने और धीरे धीरे बंद कर देगा। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था वही हो रहा है। लेकिन आम दर्शक, ज़्यादातर लोगों को ये देखने में आता है कि पुतिन की जो सुरक्षा है वो आखिर क्या है। हमने एक और सवाल उसी सुरक्षा से जोड़कर पूछा कि अगर पुतिन का प्लेन खराब हो जाता है तो साथ लाए दूसरे प्लेन से वो आखिर क्यों लौटते हैं। 10% लोगों ने कहा दूसरे देश का प्लेन इस्तेमाल नहीं करते हैं। 12% लोगों ने कहा दूसरे देश के टेक्नीशियन से प्लेन मरम्मत नहीं कराते क्योंकि भाई खतरा हो सकता है। 62% ने कहा अपने प्लेन के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और 16% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। अब ऐसा क्यों है ये समझने वाली बात है, क्योंकि प्लेन की लैंडिंग के बाद पुतिन अपनी ऑरस सीनेट कार से ही एयरपोर्ट से होटल के लिए जाते हैं। 2018 से ही ऑरस सीनेट कार पुतिन की स्टेट कार है। इसे ऑरस मोटर्स ने रूस की सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमेटिक इंजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर डिजाइन किया है।
औरस सीनेट कार की खासियत क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये वो तमाम चीजें अपने दर्शकों को बता रहे हैं गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के साथ जो लोगों को नहीं पता है, जिससे लोगों के अंदर क्यूरोसिटी है कि भाई आखिर ये कार है तो क्यों है, जो आपके तस्वीर में पुतिन के पीछे दिखाई दे रही है। असल में पुतिन की जो एडवांस गाड़ी है वो चारों टायर पंचर होने के बाद भी महसूस भी नहीं होता है कि गाड़ी चलने में कोई दिक्कत आ रही है, वो चलती रहती है। कार गाड़ी के अंदर फायर एक्सप्रेशन सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट कार में एक कमांड सिस्टम भी होता है। कमांड सिस्टम से कार में बैठे पुतिन सभी जरूरी आदेश दुनिया भर में कहीं भी दे सकते हैं। कार में 6 सेंटीमीटर मोटे कांच लगे होते हैं। गोलियों के साथ ग्रेनेड और केमिकल अटैक भी इस गाड़ी का कुछ नहीं कर सकता। गाड़ी बहुत आसानी से झेल सकती है। इसके अंदर इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी लगा होता है। 249 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये कार दौड़ सकती है। गाड़ी के अंदर आराम का पूरा इंतजाम है। करीब 7 मीटर लंबी गाड़ी में रिसाइकलिंग सीट है, फोल्डेबल टेबल है, कार के अंदर एक ही मिनी फ्रिज भी है, उसकी सुविधा है और कार के ज़्यादातर फीचर्स को गुप्त रखा गया है, वो आज तक किसी के सामने नहीं बताए गए हैं। अगस्त में चीन में हुए एससीओ समिट में पुतिन के साथ इस गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी बैठे थे और उस दौरान दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक इसी गाड़ी में बातचीत हुई थी, जबकि एयरपोर्ट तक का रास्ता महज 15 मिनट का था। पुतिन ने पिछले साल ऐसी ही एक कार नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को भी गिफ्ट की है। ये तमाम सारी चीज़ें, 5वां सर्वे उसका भी जिक्र कर लेते हैं। पब्लिक इवेंट में पुतिन के अपना बॉडी डबल भेजने की बातें भी अक्सर होती रहती हैं। इस पर लोगों की क्या राय है, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत होती है। 24% लोगों ने सच कहा, 20% लोगों ने झूठ कहा, 38% लोगों ने कभी कभी कहा और 18% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। द्विवेदी साहब के पास चलता हूँ। द्विवेदी साहब, बहुत सारी इंटेलिजेंस की जानकारियाँ, चूँकि आप चाइना में भी रहे हैं और कोरिया में भी रहे हैं, तो ये जो बॉडी डबल है, क्या वाकई ऐसा कुछ होता है? ऐसा आपने सुना है? कुछ गोपनीय सूचनाओं में प्राप्त हुआ है? नहीं, ऐसे तो इसमें काफ़ी आशंका भी होती है और काफ़ी हद तक लोगों का मानना भी है कि जो भी स्पेशली किम जोंग उन हैं या प्रेसिडेंट पुतिन हैं, ये अपने बॉडी डबल रखते हैं। शी जिनपिंग साहब का कोई बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है जी। पर इनके बारे में काफ़ी एक भरोसाजनक बातें भी आती हैं कि ये लीडर्स जो हैं ये अपना बॉडी डबल रखते हैं। जैसे कहते थे सद्दाम हुसैन भी हैं, उनका भी बॉडी डबल होता था। तो ये बॉडी डबल, मैं थोड़ा सा हट गए आपको जो असली बात है जो हमारे दो देशों के बीच में, मैं 2-3 बातें आपसे रखना चाहता हूँ। देखो, पहली बात तो यह है कि भारत और रशिया के जो हमारे रिश्ते हैं बहुत ऐतिहासिक हैं, पर अभी जो विश्व क्रम है काफ़ी बदल गया है। अभी देखेंगे कि जो रशिया और चाइना के बीच में एक ऑल वेदर फ्रेंडशिप बन गई है, तो वो रशिया का रवैया वही नहीं है जो कि आज 4-5 साल पहले था। दूसरा, ट्रंप भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन साहब को किसी न किसी तरीके से वो युद्ध रुकवाने में कामयाब हो जाएं और उन्होंने काफ़ी हद तक पुतिन साहब की, एक कहते हैं कि वो बहुत ही प्रो पुतिन प्रेसिडेंट रहे हैं। अभी G2 भी चल रहा है। जैसे G2 में क्या बोलते हैं कि इसमें रशिया तो नंबर 3 है, पर अमेरिका और चाइना के बीच में काफ़ी हद तक ये G2 की बातचीत अभी हुई थी पूसन में, साउथ कोरिया में जो मीटिंग हुई थी। जब भारत और आप रशिया के रिश्ते देखते हैं, देखो मैं जब तक 38 साल फौज में था तो हम तो रशिया के हथियारों से ही लड़े हैं, चाहे वो T-90 टैंक थे या BMP थे या वो हेलीकॉप्टर Mi-17 थे और चाहे यहाँ मिसाइल्स थी, वो सारे रशिया के थे। पर 2010 के बाद भारत ने अपना कोई डाइवर्सिफिकेशन किया। काफ़ी हद तक हमने रशिया से हमारा जो हथियार लेना कम हुआ। पहले 75% थे 2005 हाथ में, अभी 33% रह गए हैं, तो उसमें काफ़ी कमी आई है। जबकि हमने फ्रांस से काफ़ी हद तक हथियार ले रहे हैं, अमेरिका से, इजराइल से, तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन आई है। अभी इस 2 दिन में 3 मुद्दे बहुत ही अहम हो। जी। सबसे पहले
आपने एयर डिफेंस की बात करूंगा, S-400 जो कि ऑपरेशन सिंदूर में बहुत कारगर रही है, तो हम 2 और रेजिमेंट उसकी लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ S-500 जिसका 100 किलोमीटर रेंज ज्यादा है, उसके भी ऊपर हम बिल्कुल। लेना चाहते हैं। अब जी साहब, समय का अभाव, दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने S-400 की बात की और दूसरे वेपन की भी बात की।